क्या लिखा हुआ है? स्पेशल अलाउंसेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑफिशियल ड्यूटी। मतलब क्या? एम्प्लॉयर है एंड एम्प्लॉई है। एम्प्लॉयर ले लो, रिलायंस कंपनी ले लो आप। रिलायंस कंपनी इज एन एम्प्लॉयर। और एम्प्लॉय कोई भी ले लो, मिस्टर ए। अब कंपनी क्या करती है? रिलायंस कंपनी क्या करती है? मिस्टर ए को ऑफिशियल ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए, ऑफिशियल ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए, ऑफिस के काम करने के लिए, फैक्ट्री में काम करने के लिए, ऑफिस में काम करने के लिए कुछ अलाउंसेस दे रही है। अलाउंसेस यानी कुछ पेमेंट कर रही है। अ फिक्स्ड अमाउंट इज गिवन। जैसा कि फॉर एग्जांपल यूनिफॉर्म अलाउंसेस। कौन से अलाउंसेस दिए? यूनिफॉर्म अलाउंसेस। ट्रैवलिंग अलाउंसेस दिए। पता है अलाउंसेस में एग्जैक्ट क्या फर्क होता है? अलाउंसेस देना और यूनिफॉर्म देने में क्या फर्क होता है? यूनिफॉर्म देने का मतलब क्या? आप एम्प्लॉय को यूनिफॉर्म ही देते हैं। ले तू आजा, है ना, तू अपना मेजरमेंट दे, है ना, ये पकड़ ये यूनिफॉर्म, चल स्टार्ट हो जा। ये यूनिफॉर्म दिया। हम यूनिफॉर्म नहीं दे रहे, हम क्या दे? यूनिफॉर्म अलाउंसेस दे रहे हैं। मतलब हम उसको कुछ पैसे दे रहे हैं, है ना, 5,000 6,000 पैसे दे रहे हैं और बोलते एक काम कर, ये यूनिफॉर्म तो सिला देना। अलाउंसेस का मतलब क्या होता है? अ फिक्स्ड अमाउंट इज गिवन बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई, और एम्प्लॉई क्या करेगा फिर इसमें से, है ना, अपने एक्सपेंस निकालेगा। कौन से एक्सपेंस? पर्सनल एक्सपेंसेस नहीं। ट्रैवलिंग अलाउंसेस क्यों दिए गए? क्योंकि वो ट्रैवल करके कंपनी में आ सके, और ट्रैवल करने में पैसे खर्च हो गए ना, तो अलाउंसेस दे दिया कंपनी ने, तो ये भी इनकम माना जाएगा। ये यूनिफॉर्म अलाउंसेस आपको जो भी मिले होंगे ना, ट्रैवलिंग अलाउंसेस जो आपको मिले होंगे, वो आपकी इनकम में प्लस हो जाएगा, एम्प्लॉय की इनकम में प्लस हो जाएगा। देखो फॉर एग्जांपल मिस्टर ए को पगार कितनी मिलती है? मिस्टर ए को पगार मिलती है 50,000 पर मंथ इंटू 12, तो उसकी इनकम कितनी हो गई? उसकी इनकम हो गई 6 लाख रुपए, प्लस उसको मिला यूनिफॉर्म अलाउंसेस। कंपनी ने उसको यूनिफॉर्म अलाउंसेस दिए, यूनिफॉर्म बाय करने के लिए, यूनिफॉर्म सिलाने के लिए। कितने दिए? पूरे साल के उसको 30,000 रुपीज दिए। कंपनी ने उसको ट्रैवलिंग अलाउंसेस दिए। किस लिए? क्योंकि आप अपने घर से कंपनी की तरफ आ सको, कंपनी में आ सको। कितना दिया? पूरे साल का आपको 1,20,000 रुपए दिया ट्रैवलिंग अलाउंसेस। ये सब प्लस हो जाएगा, और आपकी इनकम कितनी मानी जाएगी? आपकी इनकम मानी जाएगी 7,50,000, एंड 7,50,000 की इनकम पे टैक्स लगने वाला है। समझ रहे हैं क्या कह रहा हूं मैं? इनकम की डेफिनेशन में क्या लिखा? अलाउंसेस टू मीट अ पर्सनल एक्सपेंसेस। मैंने अलाउंसेस का मतलब क्या समझाया? बताओ, अलाउंसेस का मतलब क्या समझाया मैंने? यहाँ पे भी अलाउंसेस था ना। अलाउंसेस का मतलब क्या समझाया मैंने? अलाउंसेस का मतलब क्या? अ फिक्स्ड सम इज गिवन। एक फिक्स्ड अमाउंट दे दी जाएगी आपको, अब कुछ पैसे आपको दे दी जाएंगे। फिक्स्ड सम इज गिवन बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय फॉर व्हाट? फॉर मीटिंग हिज पर्सनल एक्सपेंसेस। देखो यहाँ क्या फर्क था? ये ऑफिशियल ड्यूटी के एक्सपेंस निकालने थे यहाँ पे, और यहाँ बोला है पर्सनल एक्सपेंसेस मीट करने के लिए, है ना। तो सर वो कौन कौन से होते हैं सर पर्सनल एक्सपेंसेस? फॉर एग्जांपल चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस, चिल्ड्रन मेडिकल अलाउंसेस, सॉरी हॉस्पिटल अलाउंसेस, और हॉस्पिटल नहीं,
हॉस्टल अलाउंसेस, हॉस्टल अलाउंसेस, मेडिकल अलाउंसेस। अब ये सब पर्सनल एक्सपेंसेस है ना। अगर कोई एम्प्लॉई है, अगर कोई एम्प्लॉई कंपनी में काम करता है, अगर उस एम्प्लॉई के बच्चे हैं, मैरिड है और उनके बच्चे हैं, अगर उनको बच्चे को पढ़ाने का जो भी खर्चा होगा, एजुकेशन का जो भी खर्चा होगा, इस खर्चे को मीट करने के लिए, खर्चे को पूरा करने के लिए एम्प्लॉयर क्या कर रहा है, कुछ अलाउंसेस आपको दे रहा है, और फिक्स सम आपको दे रहा है कि काम करो 500 रुपए हर मंथ ले लेना, जाओ। समझ रहे हो? 500 रुपए हर महीने ले लेना एक बच्चे के। तो ऐसे आपके 2 बच्चे हो गए तो हर महीने आपको 1000 रुपए मिल जाएंगे ना एम्प्लॉयर से। तो ये टैक्सेबल हो जाता है। पूरा का पूरा टैक्सेबल नहीं होता, कुछ आपको एग्जम्पशन मिलता है। इनकम टैक्स वाले पूरा का पूरा टैक्सेबल नहीं गिनती, लेकिन ये इनकम तो है कि नहीं। यस, अगर आपके बच्चे हॉस्टल में पढ़ते हैं तो हॉस्टल में रहने के लिए अलाउंसेस दिया एम्प्लॉयर ने, तो वो भी टैक्सेबल हो जाएगा, ये भी इनकम माना जाएगा। क्लियर ना? इसे बोलते हैं पर्सनल एक्सपेंसेस मीट करने के लिए। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स। ये परक्विजिट्स का मतलब क्या? इसका मतलब बेनिफिट। परक्विजिट का मतलब क्या? बेनिफिट दिया आपको, आपको कोई पेमेंट नहीं किया, आपको कोई अलाउंसेस नहीं दिए, आपको बेनिफिट दिया फ्रॉम अ कंपनी टू अ डायरेक्टर और पर्सन हैविंग अ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। मतलब क्या किया पता है? कंपनी ने कंपनी के डायरेक्टर को परक्विजिट्स दिए। परक्विजिट दिए का मतलब क्या भाई? आपको रहने के लिए मकान दिया, घुमाने के लिए कार दी, प्राइवेट यूज करने के लिए कार दिया, अलाउंसेस नहीं दिए ना, आपको कार ही दे दी। क्या फर्क होता है अलाउंसेस और परक्विजिट्स के बीच में? अलाउंसेस का मतलब क्या होता है? पैसे देना। और परक्विजिट्स का मतलब क्या होता है? बेनिफिट देना। नहीं समझे? अगर मैं एम्प्लॉय के बच्चों को पढ़ाने के लिए मैं अलाउंसेस दूंगा ना, तो मैं पैसे दूंगा, लेकिन एम्प्लॉय को बच्चों को पढ़ाने के लिए मैं स्कूल ही स्टार्ट कर रहा हूँ। एम्प्लॉय के बच्चों को पढ़ाने के लिए हमने स्कूल ही स्टार्ट कर दिया, जैसे जीईबी स्कूल है, रिफाइनरी स्कूल है, ओलंपिक स्कूल है। ये सब क्या है? उनके ही एम्प्लॉय के बच्चों को वहां पढ़ाया जाता है, बाहर के बच्चे भी पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसे बोलते हैं परक्विजिट्स। तो यहाँ परक्विजिट किसे मिले? यहाँ परक्विजिट किसे मिल रहे हैं? देखो, डायरेक्टर को मिल रहे हैं। तो डायरेक्टर को जो जो भी परक्विजिट्स मिले होंगे ना, तो उसकी मॉनेटरी वैल्यू ढूंढी जाएगी, उसकी वैल्यू फाइंड की जाएगी, और वो वैल्यू उनकी सैलरी में प्लस की जाएगी। और पर्सन हैविंग अ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, यानी ये परक्विजिट इसको दिया गया है। सर इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई कंपनी है, उस कंपनी के अंदर किसी पर्सन ने 20% या 20% से ज्यादा शेयर्स खरीद लिए हैं, तो उस पर्सन को हम क्या बोलते हैं? पर्सन हैविंग अ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। हेलो? उस कंपनी का, उस पर्सन का उस कंपनी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, ऐसा माना जाएगा। तो कंपनी ऐसे लोगों को संभाल के रखेगी, ऐसे शेयर होल्डर को संभाल के रखेगी और उनको परक्विजिट प्रोवाइड करेगी। समझ में आया? क्या लिखा? बेनिफिट और परक्विजिट्स ऑब्टेन बाय रिप्रेजेंटेटिव एसएससी। सर ये रिप्रेजेंटेटिव एसएससी क्या होता है? आपने किसी ट्रस्ट का नाम सुना है? ट्रस्ट, किसी भी ट्रस्ट का नाम सुना है? याद आ रहा है कोई?
जलाराम चैरिटेबल ट्रस्ट, डन। अब ये जो ट्रस्ट है उसमें कौन होता है पता है? एक होता है ट्रस्टी, ट्रस्टी, और एक होता है बेनिफिशियरी। एक होता है ट्रस्टी और एक होता है बेनिफिशियरी। ट्रस्टी क्या करता है? इस ट्रस्ट को मैनेज करता है ना। ट्रस्टी का काम क्या है? इस ट्रस्ट को मैनेज करना है। ट्रस्टी का काम क्या है? वो ट्रस्ट को रिप्रेजेंट करता है। ट्रस्टी ट्रस्ट को रिप्रेजेंट करता है। देखा जाए तो जो ट्रस्टी होता है वो ही उस ट्रस्ट का मालिक होता है, ऐसा हुआ, ठीक है। और बेनिफिशियरी क्या होता है? बेनिफिशियरी का मतलब वो लोग जिसके लिए ट्रस्ट स्टार्ट किया गया है, जिनके बेनिफिट के लिए ट्रस्ट स्टार्ट किया गया है, आया ना। मान लो जलाराम चैरिटेबल ट्रस्ट गरीब लोगों को खाना देती है। हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में जलाराम चैरिटेबल ट्रस्ट अगर खाना प्रोवाइड करती है तो बेनिफिशियरी कौन हुए? ये लोग जिनको खाना मिलता है, ये बेनिफिशियरी हुए, जहां से वो बेनिफिट लेंगे। ट्रस्ट का नाम क्या? जलाराम चैरिटेबल ट्रस्ट। ट्रस्टी उसका मालिक। अब होता ये है कि जो ट्रस्ट होता है ना, ट्रस्ट, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव एसएससी को यानी ट्रस्टी को परक्विजिट्स देती है, बेनिफिट देती है। कौन से परक्विजिट? एग्जैक्टली वही परक्विजिट्स जो डायरेक्टर को मिलते थे। ट्रस्ट आपको कार देती है चला घूमने के लिए, बंगलो प्रोवाइड करती है, यस और नो? ये सब क्या हो गया? ये सब परक्विजिट्स हो गए, तो टैक्सेबल हो जाएगा ट्रस्टी के हाथ के अंदर। ट्रस्टी की इनकम मानी जाएगी। क्लियर? 9 point. Yes. Recovery of any loss, recovery of any expenses or a loss which was allowed previously। का मतलब क्या? इसका मतलब ये कि आपने सेल किया। इसका मतलब क्या कि आपने सेल किया। फॉर एग्जांपल, मेरी बात समझना, आपने पूरे साल में 80 लाख रुपीस का सेल किया, लेकिन फिर हुआ क्या? इस 80 लाख में से आपको 2 लाख रुपए नहीं मिले। 2 लाख रुपए नहीं मिले। क्यों नहीं मिले? ये आपका बैड डेट्स हो गया। आपने सेल तो किया लेकिन 2 लाख रुपए आपके पास आया ही नहीं। तो आपने इनकम टैक्स वालों को क्या बताया कि सर देखो 80 लाख का सेल है, 2 लाख रुपए मुझे नहीं मिले हैं, तो आप 2 लाख पे टैक्स मत लगाना, आप 78 लाख पे टैक्स लगाना। ठीक है। फिर इनकम टैक्स ने क्या किया? 78 लाख पे टैक्स लगाया। आपने बैड डेट्स बोला, उन लोगों ने मान लिया। डन? यहां तक क्लियर? फिर जो ये पैसे नहीं आ रहे थे 2 लाख रुपए, वो 2 साल बाद रिकवर्ड हो गए। 2 साल बाद ये 2 लाख रुपए नहीं आए थे ना, वो रिकवर्ड हो गए। और जैसे ही पैसे अगर रिकवर्ड हो गए तो टैक्सेबल हो जाएंगे। अभी इनकम माना जाएगा। पहले गवर्नमेंट ने अलाउड किया था कि नहीं? गवर्नमेंट ने पहले उस पर टैक्स नहीं लिया था। अभी जब रिकवर्ड हो गया तो उस पर टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। तो क्या लिखा हुआ है? रिकवरी, है ना, ऑफ एनी एक्सपेंसेस और लॉसेस विच वाज अलाउड प्रीवियसली। जो पहले आपको अलाउड किया था, जिस पे टैक्स नहीं लिया था, बाद में रिकवर्ड हो गया तो भी टैक्सेबल। क्लियर? हेलो। नेक्स्ट है कंपनसेशन और अदर पेमेंट फॉर टर्मिनेशन और अ मॉडिफिकेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। एक मुझे बात बताओगे आप बताते नहीं यार, मैं पूछता हूं लेकिन एक बात बताओ, टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी का मालिक कौन है? हु इज द ओनर ऑफ दिस कंपनी?
उसका मालिक कौन है? नाम है उनका रतन टाटा। अभी रतन टाटा, अगर आपको याद हो तो, रतन टाटा की बहुत एज हो गई है, अभी वो रिटायरमेंट के एज पे थे। रतन टाटा ने क्या किया पता है? आज से 3-4 साल पहले रिटायरमेंट ले लिया, और रिटायरमेंट लेने के बाद पूरा मैनेजमेंट किसके हाथ में दे दिया? साइरस मिस्त्री के हाथ में दे दिया। एक बंदा था साइरस मिस्त्री, आप समझो ना, पावर ऑफ अटर्नी इसके पास आ गया। क्लियर? और रतन टाटा साइड पे आ गए। फिर रतन टाटा ने क्या बोला, अभी साइरस मिस्त्री मैनेजमेंट करेंगे। लेकिन फिर बाकी बोर्ड के जो मेंबर्स थे साइरस मिस्त्री के अलावा, उनको साइरस मिस्त्री के साथ कंफर्टेबल नहीं फील किया। साइरस मिस्त्री क्या करते थे, डिक्टेटरशिप था, मैं बोलूं वही फाइनल, मैं बोलूं वैसा ही कर रहे। एंड फिर रतन टाटा ने साइरस मिस्त्री को मैनेजमेंट में से निकालना था कि भी अभी मैनेजमेंट से आप निकल जाओ यार, आपको नहीं चाहिए, मैंने आपको नहीं, लोग चाहते कि आप मैनेजमेंट करो। तो आप ऐसे नहीं निकाल सकते। जिस बंदे को आप निकालना चाहते हो ना, साइरस मिस्त्री को, जो पहले आपने अपॉइंट किया था, उसको क्या करना पड़ेगा? आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं निकाल सकते। आपने बोला था 5 साल के लिए आप हमारे लिए काम करोगे, और 1 साल में निकाल दिया आपने। नहीं, तो आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा उस बंदे को। क्यों? बिकॉज यू आर टर्मिनेटिंग, आप एंड कर रहे हो, टर्मिनेट कर रहे हो, खत्म कर रहे हो, और मॉडिफिकेशन कर रहे हो, सुधारे कर रहे हो। किसके अंदर? कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप टर्मिनेशन कर रहे हो, मॉडिफिकेशन कर रहे हो। तो ऐसे केसेस में टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज को साइरस मिस्त्री को पेमेंट करना पड़ा, बहुत सारा पेमेंट करना पड़ा। तो वो सब इनकम माना जाएगा, साइरस मिस्त्री के हाथ में इनकम माना जाएगा, उसको टैक्स देना पड़ेगा उसको। क्लियर? हेलो? कैपिटल इनकम का मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल इन द ईयर 2000 मैंने कुछ गोल्ड बाय किया था, ईयर 2000 में। मान लो वो गोल्ड की प्राइस कितनी थी? 5000 पर तोला, एक तोले का 5000। अभी 2021 में इस गोल्ड को मैंने बेच दिया फॉर एग्जाम्पल 47,000 में। समझ में आ रहा है? 5,000 में लिया था, 47 में बेच दिया, आपको तो गेन हो गया ना यार। तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, ऐसा नहीं चलेगा। इसे बोलते हैं कैपिटल इनकम। आपने शेयर्स लिए थे कम भाव पे, आज आपने शेयर बेच दिए, है ना? कैपिटल इनकम टैक्सेबल। आपने कोई लैंड लिया था अर्बन एरिया में, आपने शहर में कोई लैंड लिया था बहुत साल पहले, आज आपने इस लैंड को बेच दिया, अरे बहुत सारे पैसे कमाए आप, टैक्सेबल। इसे बोलते हैं कैपिटल इनकम। क्लियर? यस सर। हेलो बच्चों, इंश्योरेंस, जो लोग इंश्योरेंस बिजनेस में है ना, जो लोग इंश्योरेंस बिजनेस में है, जितने भी इंश्योरेंस कंपनियां है, इंश्योरेंस कंपनी जो भी प्रॉफिट करती है ना, उस प्रॉफिट को मान लेंगे इनकम, उसको हम इनकम मानने वाले हैं, उस पर हम टैक्स लगाएंगे। जितने भी बैंकिंग बिजनेस में है, जितने भी बैंक्स आप देख रहे हो, उस बैंक को प्रॉफिट हुआ तो इस प्रॉफिट पे हम लगाने वाले हैं टैक्स। सिंपल है। कैजुअल इनकम क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलेंगे सर? कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम का मतलब क्या? ऐसी इनकम जो कभी कभी अराइज होती है, कैजुअली, नॉट रेगुलरली। जैसे कि विनिंग फ्रॉम लॉटरी, आपने लॉटरी बाय की, है ना, लक्ष्मी लॉटरी, महालक्ष्मी लॉटरी, लॉटरी बाय की, वहां से आपको लॉटरी लग गई, है ना। पजल्स, आपने पजल्स कोई सॉल्व किया, न्यूज़पेपर में कोई पजल आया था, है ना, आपने सुना हो, उब्बी चावी, आड़ी चावी, पता नहीं क्या क्या चावी होती है वहां पे, पजल्स होते हैं।
नंबर्स होते हैं, वर्ड्स होते हैं, आपने सॉल्व करके दिखा दिया उसको। आप रेसिस में पैसे लगाते हो, घोड़े की रेस में पैसे लगाए आपने, है ना, ऊंट की रेस में पैसे लगाए, गधों की रेस में पैसे लगाए। कार्ड गेम्स, आप पत्ते खेलते हो, रमी, तीन पत्ती, ये सब गुजरात में अलाउड नहीं है, याद रखना, पकड़े गए तो ले जाएंगे। गुजरात में ये सब अलाउड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल गोवा, अभी गोवा में ये सब अलाउड है, गोवा में जाओगे तो ये सब अलाउड है, कशीनो वशीनो वहां चलते रहते हैं गोवा में। तो अगर ये सब इनकम वहां पे होती है, अगर आपको कैजुअल इनकम अगर आपको कभी कभी हो जाती है, तो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। दो लोगों के बीच में शर्त लगी, एक्स और वाई के बीच में शर्त लगी, एक्स बोलता है कि आज बरसात गिरेगी, वाई बोलता है बरसात नहीं गिरेगी, मार ले शर्त, 5-5 करोड़ की शर्त, बरसात गिरेगी नहीं गिरेगी, 5 करोड़ की शर्त, और एक्स जीत गया, वाई को देना पड़ा, इसकी इनकम मान लिया जाएगा। हेलो, एंड any sum received under key man insurance policy। पहली बात तो की मैन क्या होता है वो समझो। की मैन क्या होता है सर, एक बात बताओ, रिलायंस कंपनी में सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन कौन होगा, सबसे मेन बंदा कौन है रिलायंस कंपनी, जिसके नहीं होने पे कंपनी गई? मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी। अभी वो तो बोलो ला, मैं यहाँ से श्राप दे दूंगा तेरे को, कभी बोल नहीं पाएगा, फिर बोल दूंगा भाई ऑलवेज इसको मूंगा ही रखना, बस कभी बोलना तो बोल ही ना पड़े। भाई मुकेश अंबानी है की मैन पर्सन, मुकेश अंबानी को कुछ हो जाएगा ना तो रिलायंस कंपनी के शेयर्स के भाव नीचे आ जाएंगे, रिलायंस कंपनी को बहुत अफेक्ट हो जाएगा। ही इज अ की मैन। तो पता है रिलायंस कंपनी ने क्या किया, रिलायंस कंपनी ने मुकेश अंबानी का इंश्योरेंस लिया। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, मुकेश अंबानी ने मुकेश अंबानी का इंश्योरेंस नहीं लिया है, रिलायंस कंपनी ने मुकेश अंबानी का इंश्योरेंस लिया। कितने का, 1000 करोड़ का, फॉर एग्जाम्पल 1000 करोड़, 500 करोड़। ये लोग तो बड़े बड़े लोग हैं ना यार, है ना। अगर अगर उनके हाथों से रुमाल गिर जाए तो रुमाल उठाते नहीं है वो लोग। क्यों, रुमाल उठा के ऊपर आएंगे ना, 10 सेकंड हो जाएगी, 10 सेकंड में तो उनके 10 करोड़ रुपए कम लॉस हो जाएगा, 10 करोड़ का लॉस हो जाएगा उनको, वो आगे बढ़ जाएंगे। हेलो, अभी मुकेश अंबानी को कुछ हो गया, मान लो ना करे कुछ हो, लेकिन हो गया मुकेश अंबानी को, मुकेश अंबानी गया ऊपर भगवान के पास, तो इंश्योरेंस पॉलिसी पक गई ना, मैच्योर हो गई इंश्योरेंस पॉलिसी। तो ये जो इंश्योरेंस पॉलिसी के पैसे मिले हैं ना, टैक्सेबल, ये टैक्सेबल हो जाएगा, ऐसा